myself Amit Kumar Shukla. I'm a lecturer in mechanical engineering at Government Polytechnic Chhatrapur. So here we will start the second chapter of refrigeration and air conditioning subject. So the chapter name is vapor compression system. ठीक है. So ये वीडियो जो है स्पेशली फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स है फॉर द 4 सेमेस्टर्स. इन्होंने रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट ले रखा है. तो हम स्टार्ट करते हैं वेपर कंप्रेशन सिस्टम. ठीक है. सो वेपर कंप्रेशन सिस्टम बेसिकली हमारे पास क्या होता है इसका अगर हम परिचय देखना चाहें. ठीक है. सो जो अधिकतर आधुनिक प्रशीतन संयंत्र हैं वो इसी निकाय पर काम करते हैं. यह निकाय घरेलू, व्यावसायिक एवं औद्योगिक इत्यादि सभी उद्योगों के उद्देश्यों के लिए उपयोगी होता है. वाष्प संपीड़न प्रणाली में मतलब जो हमारा वेपर है वो एज अ रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब वर्किंग मीडियम के रूप में. वाष्प की अवस्था परिवर्तन संभव है. मीन्स वेपर जो है हमारा, हम अगर यहाँ पर देखें तो वेपर हमारा कन्वर्ट हो सकता है लिक्विड में, और लिक्विड वाइस वर्सा हमारी कन्वर्ट हो सकती है वेपर में. ठीक है. तो जो हमारा वाष्प आसानी से इवापोरेट होकर के और कंडेंस होकर के इन चीज़ों को, इन पर अवस्था परिवर्तन करता है. ठीक है. और इन अवस्था परिवर्तन के दौरान वो जो भी ठंडा मीडियम हमारे पास होता है या शीत पिंड से अपनी जो लेटेंट हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करता है और उसके फलस्वरूप वो जो है वाष्प में परिवर्तित होता है. इसके बाद सघनन या द्रवीकरण, जिसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, में यह वाय है जो गर्म पिंड है हॉट बॉडी को उष्मा रिजेक्ट कर देता है जो कि इसे ठंडा करने के में लाई जा रही है. मतलब बाहर की जो एयर सर्कुलेटेड है उससे हम इसको ठंडा कर देते हैं और इस प्रकार प्रशीतित मीन्स रेफ्रिजरेटर एक गुप्त उष्मा लेटेंट हीट को के हेल्प से अपने फेस को, अपने अवस्था को परिवर्तित कर लेती है. जो हमारा वाष्प संपीड़न प्रणाली के लाभ हैं एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम या वायु प्रशीतन प्रणाली की अपेक्षा के अधिक हैं, क्योंकि किसी प्रशीतन जो हमारा वाष्प संपीड़न प्रणाली है उसमें जो प्रशीतन क्षमता होती है वो छोटे आकार का होगा. उसके बाद इसका जो निष्पादन गुणांक है या हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वो अधिक होगा, क्योंकि चक्र का परिचालन परिवर्तित कार्नोट चक्र के लगभग पास होता है, मतलब रिवर्स कार्नोट के लगभग इक्विवेलेंट होता है. इसलिए इसकी जो COP होती है वो ज़्यादा होती है. मशीन को चलाने के लिए कम अश्वशक्ति की आवश्यकता होती है दी गई प्रशीतन क्षमता, मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए इसमें कम अश्वशक्ति की आवश्यकता होती है. इसकी डिज़ाइन जो, इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन करें तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम VCS. ठीक है. इसकी जो डिज़ाइन होती है, डिज़ाइन वो इजी होती है और एप्लीकेशन जो है ब्रॉड होता है. और जो इसका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन जो होता है वो भी इजी होता है. ठीक. इस तरह से हम देखें तो ये हमारे काफ़ी यूज़फुल होती है. ठीक है. तो हम इसका परिचय देख लिए हैं. अब हम ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट हमारे काम करते हैं. ठीक. सो जो वाष्प संपीड़न निकाय का सिद्धांत तहत था उसके जो प्रमुख अंग होते हैं वो होते हैं आपके इवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व. इसका अगर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से बनेगा. फॉर एग्जांपल ये हमारा इवापोरेटर है, फॉर एग्जांपल ये हमारा
यहाँ से हमारा कंप्रेसर हो गया, कंप्रेसर से हमारा तो यहाँ एक्सपेंशन वॉल्व निकाल दें। ठीक, अगर हम देखें कि ये हमारा इवापोरेटर हो गया, ये हमारा कंप्रेसर हो गया, ये हमारा कंडेंसर हो गया, ये एक्सपेंशन वॉल्व हो गया। इस तरह से अगर हम इसको नंबरिंग करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। अगर हम इसको ईजिली अगर हम बाइफरकेट करना चाहें, अगर हम दो पार्ट में अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें दो रीज़न है। ठीक है, दो रीज़न है। एक ये HI हाई प्रेशर सॉरी, और एक ये लो प्रेशर। ठीक, तो एक हाई प्रेशर, तो ये क्या है, हमारा जो कंप्रेसर है वो लो प्रेशर लो प्रेशर के लिक्विड रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है और उसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है। फिर कंडेंसेशन होता है, उसमें हमारी हीट बाहर फ्लो कर जाती है और हमारा इसका जो है ये यहाँ पर लो टेम्परेचर हाई प्रेशर का हमारे पास लिक्विड रेफ्रिजरेंट बनता है। अब ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर हाई टेम्परेचर का होता है जो कि एक्सपेंशन वाल्व से निकलता है, और एक्सपेंशन वाल्व के बाद यहाँ पर इसका लो टेम्परेचर और लो प्रेशर होता है। अब जब ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जिसका मान लीजिए -10 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, और जो हमारा ये सराउंडिंग है जहाँ से ये जो स्पेस है जहाँ से ये जो हीट क्यू इन होगी इसमें, ठीक है, उसका टेम्परेचर मान लीजिए +30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये कम है, ये इसकी हीट ले लेगा। हीट लेने के बाद क्या होगा, हीट लेने के बाद जो ये लिक्विड है, ठीक है, लो टेम्परेचर पे है, ये पहले तो यहाँ ठंडा रहेगा, लिक्विड रहेगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये गर्म होगा। अगर हम इरेजर का से क्लियर करके इसको हम इसको देखना चाहें, ऑब्जर्व करना चाहें, हम ये देखेंगे ये जो ये धीरे 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 गर्म हो गया। ठीक, मतलब पहले हल्का था फिर गर्म हो गया। ठीक, यहाँ पर इसका टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, बट प्रेशर अभी कम ही है। ठीक है, फिर ये इसमें गया, फिर वापस ये काम किया। तो यहाँ पर क्या होता है, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। और इवेपोरेटर में हमको क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट जो है, कूलिंग इफेक्ट मिलता रहता है। ठीक, इस तरह से ये हमारा पूरा काम करता है। सो ये है हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम। सो वेपर कंप्रेशन सिस्टम को समझने के लिए ये हमारा मेन कंसेप्ट था कि कैसे काम करते हैं, क्या क्या इसमें संयंत्र यूज़ होते हैं। ठीक है,
उसके बाद स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन अगर हम साइकिल बनाना चाहें तो स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन साइकिल बनाने के लिए जस्ट मैं एक डायग्राम नेक्स्ट पेज पे भी बना सकता हूँ। उसमें हम देखेंगे कि एक्चुअल में सो वही चीज़ जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है, इवापोरेटर में आपका वाष्प और द्रव दोनों रहेंगे, ठीक है। वो इवापोरेटर में जाएंगे और उसको द्रव वाष्पीकृत हो जाएगा, निम्न दाब वाष्प प्रशीतक जो है संपीड़क में जाएगा, कंप्रेसर में जाएगा, और जाने के बाद वो उच्च दाब प्रशीतक हो जाएगा। उसके कंडेंसर में इसको हम प्रवाहित करेंगे, ठीक है, संघनित्र में। फिर उसके बाद फिर ये उच्च दाब प्रशीतक एक्सपेंशन वॉल में जाएगा, जहाँ पर इसका लो प्रेशर लो टेम्परेचर होगा, और अगेन ये इवापोरेटर में जाके हमें कूलिंग देगा। अब हम यहाँ पर स्टडी करना चाहेंगे टीएस डायग्राम और पीएच डायग्राम, ठीक। सो टीएस डायग्राम देखेंगे, या तो हम ठीक, ठीक, ये हमारा टी है, ये ऐसे अगर हम यहाँ ड्रॉ करना चाहें, फॉर एग्जांपल हमने दो लाइन कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये डोम के बाहर जो निकलती है लाइन जो कि सुपर सेचुरेटेड वेपर लाइन के पास होती है, ये डाइवर्जिंग इन नेचर होती हैं, और जो सेचुरेटेड लिक्विड लाइन की तरफ आती हैं वो क्या होती हैं, कन्वर्जिंग इन नेचर, ठीक है। इस तरह से तो हमारा प्रोसेस किस तरह से होगा, ये मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट पर है, यहाँ से ये यहाँ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम यहाँ पर इसको बनाएंगे 1 2 3, और ये हमारी जो है, ठीक, ये एक्चुअली एंथैल्पी लाइन है, ये गलत बन गया है। अगर इसको हम देखेंगे तो एंथैल्पी कांस्टेंट होगी इसकी, तो एंथैल्पी कांस्टेंट होने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से, ठीक, मतलब या तो हम एक काम कर सकते हैं, हमने एक लाइन डायरेक्ट जो है यहाँ बना दी, एक कर्व की लाइन होगी, ठीक है, और हमने एक छोटे रेजर का उपयोग कर लिया, ये हमारी डैश लाइन होगी, ठीक। ये एक्चुअली डैश लाइन क्यों शो की जा रही है, ये हमारा क्या है कि ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। ठीक है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस इस वजह से, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये ये लाइन जो है हमारी, एक्चुअली टू फेजेस चेंज हो रहे हैं, तो हमें हर एक अवस्था परिवर्तन में उनकी प्रॉपर्टीज़ निकालने के लिए हमें टीएस डायग्राम और पीएच डायग्राम का यूज़ होगा। तो ये जो लाइन है, अगर हम इसको कलर करें, ठीक है, ये जो लाइन है, ये लाइन, ये यहाँ तक, ये क्रिटिकल पॉइंट होगा हमारा, ठीक है, और हमारी एक लाइन, ये हमारा कहलाएगा सैचुरेटेड वेपर लाइन, और ये कहलाएगा सैचुरेटेड लिक्विड
लाइन, ठीक। अगर हम बात करें कि इसको हिंदी में किस तरह से बोलेंगे, ठीक है, तो जो हमारा ये है जो वेपर साइड में है, इसको हम बोलते हैं संतृप्त वाष्प रेखा। वाष्प रेखा और संतृप्त द्रव रेखा, इसको हम बोलते हैं संतृप्त द्रव रेखा, ठीक है। ये हमारे जो बीच का रीजन होता है, जैसे ये अगर हम टी एस डायग्राम देख रहे हैं, तो हमारी स्थिर आयतन रेखाएं किस तरह से होती हैं। अगर स्थिर आयतन रेखाओं की बात करें तो कुछ इस तरह से होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये फिर ऐसे निकल जाती हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको पता है कि ये हमारी जो भी कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन्स होंगी, ठीक, जो सीधी में आएंगी, ठीक है? इस तरह से हमारा जो है स्थिर आयतन रेखाएं, स्थिर एंट्रोपी रेखाएं, संतृप्त वाष्प रेखाएं, स्थिर दाब रेखाएं, स्थिर दाब रेखाएं हमारी ये है, ठीक है। ये रेखाएं होंगी। इसी तरह से पीएच डायग्राम की अगर बात करें तो दो हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर लाइन्स होंगी, एक ये, ठीक है। डायग्राम हमारा कुछ ये सेम इसके लिए यहाँ पर होगा, संतृप्त द्रव्य रेखा, संतृप्त वाष्प रेखा, ठीक है। संतृप्त द्रव्य रेखा ये रहेगी, और संतृप्त वाष्प रेखा जो है ये रहेगी, ठीक। उसी तरह से हम अगर इसमें एक्सप्लेन करना चाहें तो हमारे पास जो एंथैल्पी लाइन्स होंगी, क्योंकि ये एच है, तो ये जो जो भी सीधे सीधे गिरेंगी ये हमारी कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन्स होंगी, मतलब एंथैल्पी लाइन होंगी। उसके बाद अतिप्त क्षेत्र मतलब सुपर हीटेड, ठीक है। तो हमारे पास इसमें पीएच डायग्राम में हमारे पास तीन चीज़ें रहती हैं, ठीक है। पहला होता है सुपर हीटेड रीजन, सुपर हीटेड रीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, अतिप्त क्षेत्र, अतिप्त क्षेत्र। दूसरा हमारे पास होता है वो पार्ट जो इन दिनों के बीच का हो, तो वेपर लिक्विड मिक्सचर रीजन, वेपर लिक्विड मिक्सचर रीजन। थर्ड हमारे पास क्या होता है, थर्ड हमारे पास होता है सब कूल्ड रीजन या अवशीतित क्षेत्र रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, अवशीतित, अवशीतित क्षेत्र, वाष्प एवं द्रव का मिश्रित क्षेत्र इसको हम बोलते हैं, ठीक। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो संतृप्त द्रव रेखा हमारी ये हो गई, संतृप्त वाष्प रेखा हमारी ये हो गई। तो संतृप्त वाष्प रेखा के जो भी दाहिने ओर होगा वो हमारा सुपर हीटेड रीजन होगा, जिसको हम अतिप्त क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट होगा। संतृप्त द्रव रेखा के जो लेफ्ट में होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सब कूल्ड रीजन या अवशीतित क्षेत्र। तो इस तरह से हमारा जो पीएच डायग्राम है उनके तीन मेन पार्ट होते हैं, सब कूल्ड रीजन, हियर सब कूल्ड रीजन, सुपर हीटेड रीजन और मिक्स रीजन, ठीक है। इस तरह से हम इसको डायग्राम्स को स्टडी करते हैं, और डायग्राम को स्टडी करने के बाद जब न्यूमेरिकल्स हमारे पास होते हैं तो उसमें हमारे पास लाइन इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है ना, तो उसके भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके लिए अब आगे जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर एच एफ फ्लूइड की एंथैल्पी, एच जी इसकी होती है, और इन दोनों के बीच की जो होगी वो ड्राइनेस फैक्टर के हिसाब से होगी। तो इस तरह से हम एंथैल्पी निकालते हैं, स्पेसिफिक एंथैल्पी नॉन। तो ये हमारा सेकंड थर्ड टॉपिक हो गया, टी एस और पी एच डायग्राम, ठीक। उसके बाद हम थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन सिस्टम साइकिल, कंप्रेशन साइकिल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें हमारे पास रिवर्स पहला जो है जो है रिवर्सिबल एडियाबैटिक या एसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा। दूसरा हमारे पास जो पहला तो हमारा कंप्रेशन हो गया, अगर हम मान लीजिए कंप्रेशन लेते हैं, उसके बाद हमारा कंडेंसेशन हो गया। कंडेंसेशन हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है ऑफ रिजेक्शन ऑफ हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद हमारा थर्ड है थ्रोटलिंग प्रोसेस, या ये इरिवर्सिबल एक्सपेंशन होगा,
उसके बाद फोर्थ होगा वाष्पीकरण, ठीक है, इवापोरेशन, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, एडिशन ऑफ हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो इस तरह से 4 प्रोसेस हैं, इन चारों को हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमने बेसिकली देखा कि क्या क्या कौन कौन से हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, क्या टेम्परेचर होता है, कहाँ पर क्या प्रोसेस होता है, कैसे हीट जो हमारा स्पेस है वहाँ से कैसे कूलेंट को मिलती है, मिलने के बाद वो क्या रिएक्ट करता है, फिर कंप्रेसर में जाके उसके साथ क्या होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, उसमें वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम करने के लिए और टेम्परेचर कम करने के लिए हम एक्सपेंशन वाल्व में उसको सर्कुलेट कराते हैं, और एक्सपेंशन वाल्व में सर्कुलेट होने के बाद जब वो निकलता है तो उसका बहुत ही लो टेम्परेचर और लो प्रेशर होता है, जिसको हम इवापोरेटर में इंसर्ट कराते हैं। और इवापोरेटर में जो भी हमारे स्पेस की हीटिंग होती है उस हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो लिक्विड होता है वो वेपर में कन्वर्ट होकर के अगेन जो है लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड वेपर जो है वो कंप्रेसर में जाता है, और अगेन कंप्रेस होकर के हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में कन्वर्ट होकर के अगेन ये प्रोसेस चलता रहता है। तो बेसिक कंसेप्ट हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम का यहीं पर है। उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया टी एस डायग्राम और पी एस डायग्राम के बारे में। टी एस और पी एस डायग्राम का इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि जो हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम है वो फेज चेंज होने की वजह से होता है रेफ्रिजरेंट के, और फेज चेंज को स्टडी करने के लिए हमारे पास ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कि हमारा सैद्धांतिक वाष्प संपीड़न चक्र थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल कैसे होती है, कैसे काम करती है। उसके बाद एनालिसिस करेंगे हम वेपर कंप्रेशन साइकिल की, वाष्प संपीड़न चक्र का विश्लेषण करेंगे उसमें। उसके बाद हम देखेंगे अलग अलग जो हमारे प्रोसेस हैं उसमें कैसे कैसे एंथैल्पी की हेल्प से हम कैलकुलेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे COP फॉर वेरियस कंडीशन ऑफ वेपर कंप्रेशन। तो वेरियस कंडीशन में कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपका ड्राई ड्राई कंप्रेशन है, वेट कंप्रेशन है, या फिर इन सब के कॉम्बिनेशन से किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो दिस इज़ हाउ द वीडियो फॉर टुडे, एंड अपकमिंग वीडियोज विल टेक केयर ऑफ द अदर्स। थैंक यू।